स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने लगे हैं 9th क्लास की इंग्लिश का, जो कि 2026-27 का न्यू एडिशन है। और ये है पीटीबी की बुक है। जो कि आप जानते हैं कि सिलेबस हमारा लास्ट ईयर भी चेंज हुआ था, इस दफ़ा भी कुछ चैप्टर उसमें न्यू एडिशन है और कुछ उसमें प्रीवियस एडिशन के लगाए गए हैं। अब हमने जो भी हमारी टेक्स्ट बुक में आएगा, इसमें आप लोग देखिएगा कि हमारे पास टोटल हैं 11 चैप्टर हैं, जिसमें 1 एक्ट प्ले है, इफ़ पोएम है, डैफोडिल्स है। और उसके अलावा आप देखिएगा कि हर चैप्टर की कुछ कैटेगरी बनाई गई हैं टेबल ऑफ कंटेंट में, जिसमें थीम, सब थीम है, रीडिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग है, वोकैबुलरी एंड ग्रामर है, और कम्युनिकेशन स्किल, राइटिंग स्किल है, और फिर उसके पेज नंबर दिए गए हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, द सेवियर ऑफ मैनकाइंड हमारा फर्स्ट चैप्टर है, तो उससे हम इंशाल्लाह आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो ये आप देख सकते हैं कि टाइटल में, चूँकि मैं आपको कुछ चीज़ें इस बुक के हवाले से बताती जाऊँ कि पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर का काम है इस बुक में। और जैसे ये सेवियर ऑफ मैनकाइंड, इसके राइटर भी पाकिस्तानी इंग्लिश राइटर हैं। ये आप यहाँ पे ऑथर और एडिटर में भी देख सकते हैं कि उसके अलावा जो हमारे पास लिटरेचर की चीज़ें हैं, उसमें हम देखेंगे डैफोडिल्स इंग्लिश लिटरेचर से इन्होंने ऐड की है, इफ़ भी इंग्लिश लिटरेचर ही है, और उसके बाद 1 एक्ट प्ले, ये भी इंग्लिश लिटरेचर से ही इन्होंने टच किया है। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर है द सेवियर ऑफ मैनकाइंड। तो हम ये स्टार्ट करने लगे हैं। सेवियर का मतलब होता है निजात दहिंदा, यानी किसी भी मामले में जो हमें बुरी चीज़ों से, बुरी रस्मों से या एक दीन से, गलत रास्ते से हटा के सही रास्ते पे लेके आए, तो हम उसको डिफ़ाइन करेंगे सेवियर ऑफ मैनकाइंड, यानी कि इंसानों का निजात दहिंदा। यहाँ पे सेवियर से मुराद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। तो इस बुक में भी उन्होंने कुछ स्टेप बताए हैं, जिसमें फर्स्टली उन्होंने ये चीज़ बताई गई कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जहाँ पैदाइश हुई अरब में, जैसे कि हम सब जानते हैं, तो वहाँ की जोग्राफिकल कंडीशन क्या थी, फिर वहाँ के लोग कैसे थे, उनका रहन सहन या उनकी मेमोरी के बारे में हमारा सेकंड पैराग्राफ आता है। फिर वहाँ पे मोरालिटी या रिलीजन की बात हो रही है कि उस वक्त लोगों का रिलीजन क्या था, बुराइयां हद से ज़्यादा बढ़ गई थी। और फिर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई मक्का में, और उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसे ही वही से पहले दुनिया से अलग हो के गारे हिरा में जाते थे और तमाम मामलात पे सोचते थे। फिर वही नाजिल हुई, हम 5th पैराग्राफ में पढ़ेंगे, और पहले वही के अल्फाज थे। फिर उसके बाद जैसे उन्होंने अल्लाह ताला के नाम की तबलीग शुरू की, तो वहाँ के लोगों ने उनके साथ क्या सलूक किया कि उनके रिश्तेदारों तक आए। फिर उसके बाद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे पैगंबर होने की तस्दीक ना सिर्फ हज़रत आयशा ने की है, बल्कि जितने भी वो लोग थे, हिस्टोरियन जो थे, और उस वक्त के लोग जो अभी तक भी मौजूद हैं, वो जो इस्लाम के बारे में स्टडी करते हैं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जितना भी स्टडी करते हैं, तो वो इस बात का एतराफ़ करते हैं कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक हकीकी पैगंबर थे। तो ये सारी चीज़ें हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे, जैसे हमारे पास पैराग्राफ आते जाएंगे। तो अब हम स्टार्ट करने लगे हैं फर्स्ट पैराग्राफ से। देखिएगा, अरेबिया इज़ अ लैंड ऑफ अनपैरेलल्ड चार्म एंड ब्यूटी। अरब है द लैंड, सरजमीन ऑफ अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, चार्म दिलकशी एंड ब्यूटी, खूबसूरती की। अरब बेमिसाल खूबसूरती और दिलकशी की सरजमीन है, विद इट ट्रैकलेस डेजर्ट्स। अच्छा, मैंने पहले भी जब भी कोई लेक्चर नोट किया है, तो आपको एक ही बात मैंने बताई है कि हमने क्रैमिंग से हटना है और रियलिटी की तरफ जाना है। तो वर्ड मीनिंग में भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको रियल लाइफ से वर्ड मीनिंग समझाऊँ। जैसे ट्रैक, जैसे ही हम किसी पार्क में जाते हैं, तो वहाँ पे एक ट्रैक लिखा होता है, वॉकिंग ट्रैक है। तो यहाँ भी यानी कि चलने की जगह, ट्रैकलेस यानी कि वो जगह जहाँ पे पाँव के निशान ना हो, लेस आ गया तो इसका मतलब है ना। डेजर्ट, सहरा ऑफ द ड्यून्स, ऑफ सैंड ड्यून्स, मिट्टी के टेले, इन द डेजलिंग रेज, चमकदार शुआएं, ऑफ अ ट्रॉपिकल सन, चमकते हुए सूरज की। तो यहाँ पे वो बता रहे हैं कि अरब एक ऐसी सरज़मीन है जिसकी मिसाल नहीं मिलती उसकी दिलकशी और ख़ूबसूरती में। उसके ट्रैकलेस डेजर्ट थे, बेनिशान सहरा थे, ऑफ सैंड ड्यून्स, मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले थे, इन द डेजलिंग रेज ऑफ द ट्रॉपिकल सन, और वहाँ पे मौजूद थी चमकदार शुआएँ, तपते हुए सूरज की चमकदार शुआओं में
अरब में ऐसे रेत के टेले थे जहाँ पे बेनिशान रास्ते थे और ये सारी चीज़ें अनपैरेलल्ड थी, बेमिसाल थी अपनी दिलकशी और ख़ूबसूरती में। ट्रॉपिकल का मतलब वैसे होता है पका हुआ किसी भी चीज़ का अरूज। यहाँ पे मुराद ऐसा है कि जैसे दिन के 12 बजे सूरज मुकम्मल अपने अरूज पे होता है, यहाँ से मुराद ट्रॉपिकल सन है कि जैसे ही सूरज पूरी तपश पे आता है तो उसकी चमकदार शुआएं रेत के टेलों पे पड़ती हैं, तो वहाँ पे जो लोगों के कदमों के निशान हैं उनके ट्रैकलेस हो जाते हैं, हमें नज़र नहीं आते, और यही चीज़ जो है अरब की खूबसूरती की वजह बनती है। अब शाम का वक्त वो बताएंगे। इट्स स्टारी स्काई, इसका तारों भरा आसमान, हैज़ एक्साइटेड, जो कि पुरजोश कर देता है द इमेजिनेशन ऑफ पोइट एंड ट्रैवलर, यानी कि जो शायर हैं और ट्रैवलर और जो सफ़र करने वाले लोग हैं उनके ख़यालात को भी पुरजोश कर देता है। अब देखें पोइट भी उस वक्त के लोगों की शायरी का जिक्र हम अगले पैराग्राफ में पढ़ेंगे। यहाँ ट्रैवलर जो काफ़िलों की सूरत में लोग ट्रैवल करते थे, जो दिन को सफ़र करते थे और रात को वो आराम के लिए लेटते थे, वो जैसे ही तपते सूरज की तपश के बाद शाम को लेटते थे तो उनकी नज़रें आसमान पे जैसे ही पड़ती थी तो उन्हें जो स्टारी स्काई नज़र आता था तो वो स्टारी स्काई उनको एक्साइटेड कर देता था कि वो अल्लाह ताला की बनाई हुई खूबसूरती को भी इंजॉय करते थे और पोइट इस तरह के मौके पे शायरी भी करते थे। इट वॉज़ इन दिस लैंड, ये इसी सरज़मीन में हुआ, द रसूलुल्लाह ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉज़ बॉर्न इन मक्का मुकरमा, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकरमा में पैदा हुए, विच इज़ अबाउट 50 माइल्स फ्राम द रेड सी, जो कि बहीरा रेड सी बहीरा अरब से 50 किलोमीटर के फासले पर मक्का मुकरमा मौजूद था, जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैदाइश हुई। सेकेंड पैराग्राफ हम देखेंगे। द अरब पोजेस्ड आ रिमार्केबल मेमोरी, पोजेस्ड रखते थे, मौजूद थी, रिमार्केबल मेमोरी काबिल तारीफ़ याददाश्त के वो मालिक थे, यानी अरब लोगों का जो मेमोरी थी, उनकी याददाश्त थी, वो काबिल तारीफ़ थी। एंड वर एन एलिक्वेंट पीपल, और वो लोग बहुत ही फसीह व बलीग थे। अब यहाँ पे फसाहत व बलागत का मतलब समझाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ब्रीफ़ कर दूँ कि जैसे कि अरबी बहुत फसीह व बलीग ज़ुबान समझी और जानी जाती है पूरी दुनिया की ज़ुबानों से, क्योंकि इसमें एक एक लफ्ज़ के बेशुमार मीनिंग हैं। देख इसी वजह से जैसे ही सिचुएशन होती है, सम टाइम मैं आप लोगों को ये भी बता रही होती हूँ कि जैसे हम आम एन अलिफ लाम मीम और अलिफ मद्दा मीम, आम दो वर्ड सेम प्रोनाउंसिएशन है उसकी, लेकिन जैसे ही हम जैसे लोकल नेटिव लोग हैं उर्दू के या किसी और लैंग्वेज के, तो जैसे ही हम आम एन वाला और अलिफ मद्दा वाला पढ़ेंगे तो हमें पता चल जाएगा डिफरेंस क्या है। ऐसे ही ये एलिक्वेंट पीपल थे कि उनकी लैंग्वेज के एक वर्ड के बेशुमार मीनिंग बनते थे और उनको सही पता होता था कि किस वक्त किस वर्ड का क्या मीनिंग वो हमारे सामने लेके आ रहे हैं, इसलिए उनकी ज़ुबान बहुत फसीह व बलीग थी, वो हर तरह का अबूर रखते थे लैंग्वेज पे। देयर एलिक्वेंस, उनकी फसाह व बलागत, एंड मेमोरी और याददाश्त, फॉन्ड एक्सप्रेशन, उसका तासुर मिलता है इन देयर पोइट्री, उनकी शायरी में भी, यानी उनकी ज़ुबान की फसाहत व बलागत का तासुर उनकी शायरी से भी मिलता है। एवरी ईयर, हर साल, अ फेयर वॉज हेल्ड, एक मेला मुनक्कद होता था, फॉर पोइटिकल कंपटीशन एट अकाज़, यानी अकाज़ एक ऐसी जगह है जहाँ पे शायरी का एक मुकाबला होता था और हर साल एक मेला लगता था शायरी का। इट इज़ नरेटेड, ये बयान किया जाता है, दैट हमाद एक पोइट है, उनका नाम है हमाद, सेड टू द कैलिफ वलीद बिन यजीद, उस वक्त के खलीफा यानी कि इस्लाम से पहले के खलीफा थे जो कैलिफ वलीद बिन यजीद, उन्हें कहते हैं, आई कैन रिसाइट टू यू, मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ, फॉर ईच लेटर ऑफ द अल्फ़ाबेट, यानी अल्फ़ाबेट हुरूफ़ हज्जी के जितने भी अल्फाज हैं, हर अल्फाज का शुरू जैसे अलिफ है, बे है, पे है, जो भी है, इन सब अल्फाज से एक एक नज़म मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ। 100 लॉन्ग पोइम्स, जो कि 100 के करीब लंबी नज़में होंगी, विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट शॉर्ट पीसेस, उनमें किसी किस्म की छोटी नज़म नहीं होगी। एंड ऑल ऑफ दैट वाज कंपोज्ड एक्सक्लूसिवली बाय द पोइट बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, और वो तमाम की तमाम कंपोज्ड बनाई जाएंगी बड़ी उम्दा तरीके से, जो कि शायरों ने बनाई होंगी बिफोर द प्रोमलगेशन ऑफ इस्लाम, इस्लाम की ज़हूर से पहले। अब दोबारा गौर कीजिएगा कि
एक शायर थे हमाद, उन्होंने खलीफा वलीद बिन यजीद से कहा कि मैं आपके लिए पढ़ सकता हूँ ऐसी नज़में जो कि जितने भी अल्फ़ाबेट हैं हर नज़म का स्टार्ट एक एक अल्फ़ाबेट से होगा और उनमें कोई भी नज़म शॉर्ट नहीं होगी, वो तमाम की तमाम बेहतरीन तरीके से शायरों ने उन्हें बनाया होगा। और ये तमाम बातें जो थी वो इस्लाम के ज़हूर से पहले की थी कि यानी उस वक्त पोइट्री इतने अरूज पे थी कि एक मेला होता था अकाज़ का, उसमें एक पोइटिक कंपटीशन होता था और वहाँ पे बेहतरीन शोरा आके शायरी किया करते थे। इट इज़ नो वंडर, तो ये हैरानगी की बात नहीं है दैट अल्लाह सुब्हाना ताला क्यों चूज़ द अरबिक लैंग्वेज, कि अल्लाह ताला ने अरबी लैंग्वेज को चुना फॉर हिज फाइनल डिस्पेंसेशन पैगाम, अपने आखिरी पैगाम के लिए अरबी ज़ुबान का चुनाव किया। एंड प्रिजर्वेशन ऑफ हिज वर्ड, प्रिजर्वेशन होता है महफूज कर लिए, और अपने अल्फाज को अरबी ज़ुबान में महफूज कर लिए। अब देखिएगा कि इसमें इट इज़ नो वंडर, तो इसमें हैरानगी की बात नहीं है कि अल्लाह ताला ने अरबी ज़ुबान को कम इंतखाब किया अपने आखिरी पैगाम के लिए और अपने आखिरी अल्फाज जो थे वो भी अरबी ज़ुबान में ही महफूज कर दिए। अब देखें ये चीज़ थी वहाँ के लोगों की सोशल लाइफ के बारे में हमें बताया गया है, उनकी फसाहत व बलागत के बारे में बताया गया है, उनकी मेमोरी क्या बताते हैं, और यहाँ से हमें उनके थोड़े से कल्चर की भी एक झलक मिलती है कि पोइट्री का भी एक कंपटीशन होता था, एक मेला होता था और वहाँ पर उस वक्त के बेहतरीन शोरा आते थे और अपना अपना कलाम खलीफा के सामने पेश करते थे, फिर उनको नामो कराम से नवाजा जाता था। पहले पैराग्राफ में हमने अरब की जोग्राफिकल कंडीशन पढ़ी है, फिर वहाँ के लोगों के हालात के बारे में, उनकी मेमोरी के बारे में आपसे डिस्कस किया है। अब हम पढ़ते हैं वहाँ की मॉरल कंडीशन क्या थी उस वक्त के लोगों की मॉरल कंडीशन क्या थी, मज़हब का क्या वहाँ पे कितना रोल था। इन द 5th and 6th सेंचुरी, 5वीं और 6ठी सदी में मैनकाइंड इंसानियत स्टूड, यहाँ पे पास्ट टेंस का यूज़ होगा, ये आप गौर कीजिएगा कि यहाँ पे हम पास्ट टेंस इस पैराग्राफ में पढ़ेंगे। मैनकाइंड स्टूड ऑन द वर्ज ऑफ क्योस, वर्ज किनारे पे, क्योस तबाही, कि इंसानियत तबाही के किनारे पे खड़ी थी। इट सीम्ड, ऐसा लगता था, दैट द सिविलाइजेशन, कि वो तहजीब विच हैड टेकन 4000 ईयर टू ग्रो, जिसे 4000 साल लगे थे बढ़ने में, फलने फूलने में, हैड स्टार्टेड क्रम्बलिंग, अब वो टूटने फूटने लगी थी। क्रम्बलिंग होता है टूट फूट का शिकार होना, यानी कि वो तहजीब जिसे फलने फूलने में 4000 साल लगे थे वो अब टूटने लगी है। एट दिस पॉइंट इन टाइम, उस वक्त, इस मौका पर, अल्लाह सुब्हाना ताला रेज़्ड आ रसूल ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह ताला ने अपने आखिरी पैगंबर ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उन्हीं लोगों से उठाया, अमंग दैम, उन्हीं से उठाया, टू लिफ्ट ह्यूमैनिटी, और इंसानियत को लिफ्ट किया, उठाया, फ्रॉम इग्नोरेंस, जिन्होंने इंसानों को जहालत से उठाया, इनटू द लाइट ऑफ फेथ, और ईमान की रोशनी की तरफ वो ले गए। यानी उस वक्त इस मौका पे अल्लाह ताला ने अपना पैगंबर भेजा उन लोगों की तरफ ताकि वो लोगों को जहालत की से ले के ईमान की रोशनी की तरफ आए। ये था हमारा पैराग्राफ नंबर 3, ये भी हमने पास्ट टेंस में किया है। अब आगे का जो 4th पैराग्राफ है ये भी पास्ट टेंस में होगा। आप देखें ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहली वही से पहले के बारे में ये वाक़या बयान किया जाता है। व्हेन हज़रत मोहम्मद ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज 38 ईयर ऑफ एज, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र को पहुँचे, ही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेंट, गुजारते थे, मोस्ट ऑफ हिज टाइम, अपना ज़्यादातर वक्त, इन सॉलिट्यूड होता है तन्हाई, एंड मेडिटेशन, और गौर व फ़िक्र में, कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 38 साल की उम्र में अपने ज़्यादातर वक्त तन्हाई और गौर व फ़िक्र में गुजारते थे। इन द केव ऑफ हीरा, गार हीरा में, ही ख़ातमुन नबिय्यीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू रिटायर। अच्छा, ये वर्ड रिटायर को मैं एक्सप्लेन करूँगी कि मोस्टली जब हम इन सर्विस लोगों को या जो भी लोग जॉब करते हैं तो हम ये कहेंगे कि आफ्टर 60 ईयर वो रिटायर्ड हो गए। रिटायर का मतलब क्या होता है? रिटायर का मतलब होता है अलग थलग हो जाना, सब कुछ छोड़ के अलग हो जाना। तो बेसिकली यहाँ पे रिटायर का मतलब है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूज़ टू, यानी वो आदी हो गई, ये उनकी रूटीन बन गई कि वो तमाम चीज़ों से अलग थलग हो जाते विद फूड एंड वाटर, अपनी खुराक और पानी लेके, एंड स्पेंड डेज़ एंड वीक्स, और अपने दिन और हफ्ते गुजारते इन रिमेम्बरेंस ऑफ अल्लाह ताला की याद में।
देखिए ये एक नेचुरल फैक्ट है कि हम भी जब अपनी हेक्टिक रूटीन में बहुत ज़्यादा थक जाते हैं कि सुबह से शाम या महीनों या कई दिनों में, हम तो चूँकि आम ह्यूमन बीइंग हैं, ये हम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारे में जो पढ़ चुके हैं, तो एक इंसानी नफ्सियात भी है कि वो चाहते हैं कि हम जैसे कि हमें भी छुट्टी हो, हम भी बाकी रूटीन से हट के काम करें। तो यहाँ पे भी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वही से पहले अल्लाह ताला ने उनको तैयार करने के लिए सारी दुनिया से हटा दिया था और वो बिल्कुल तन्हाई में जाते थे और तन्हाई में बैठ के वो दुनिया के मामलात पर गौर व फिक्र करते थे। तो ये थे हमारे 4 पैराग्राफ। अब देखिएगा, वट काइंड ऑफ फेयर वॉज हेल्ड एट ओकास एवरी ईयर। ए पोइट्रिक कंपटिशन वॉज हेल्ड एवरी ईयर एट ओकास। ठीक है, ये शॉर्ट क्वेश्चन है। आगे देखिएगा, एट वट एज डिड हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्टार्टेड स्पेंडिंग टाइम इन सॉलिट्यूड एंड मेडिटेशन इन द केव ऑफ हीरा। अच्छा, 38 ईयर। देखिएगा ये 38 ईयर में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपना टाइम गार हीरा में जाते थे, सॉलिट्यूड और तन्हाई में। तो ये थे हमारे 4 पैराग्राफ जो मैंने कोशिश की है कि आपको बता दूं। अब मैं दोबारा जो इसमें बोल्ड वर्ड में मीनिंग आए हैं मैं उसका बता दूं। अनपैरेलल्ड, बेमिसाल, ड्यून्स, सैंड ड्यून्स, सहरा, डेजलिंग, चमकते हुए, ट्रॉपिकल, पुख्ता या अरूज पे आया हुआ, अलिक्वेंस, फसाहत व बलागत, प्रोमलगेशन, ज़हूर से पहले, डिस्पेंसेशन, पैगाम, प्रिजर्वेशन, महफूज किया, वर्ज, किनारा, क्योस, तबाही, क्रम्बलिंग, टूटना फूटना, सॉलिट्यूड, तन्हाई, मेडिटेशन, गौर व फिक्र करना। तो ये आज के दिन के लिए आपके 4 पैराग्राफ हैं। इसके साथ साथ मैंने आपके इसके क्वेश्चन के आंसर को भी शॉर्ट किया है, जो मैं अभी शॉर्ट में आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो उसके साथ हम देखेंगे ग्रामर को, ताकि हम इंशाल्लाह 4 लेक्चर में अपने फर्स्ट चैप्टर को कवर कर सकें। तो उसके लिए जो चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो देखिएगा, प्रीफिक्सेस, जो हम 6 से ही आपको स्टार्ट करवाते हैं कि प्रीफिक्स क्या होता है, कि बेस, अफिक्स या रूट वर्ड से पहले जो भी वर्ड आएगा उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। जैसे a प्रीफिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू द बिगिनिंग ऑफ अ वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। यानी प्रीफिक्स अल्फाज का ऐसा ग्रुप होता है जो बेस वर्ड से पहले लगता है ताकि उसके मतलब को बदल सके। एग्जाम्पल, प्री, री, एडेड टू राइट। देखें, अगर राइट वर्ड के साथ मैं री राइट करूँगी तो इसका मतलब राइट होता है लिखना। अगर मैं री इसको ऐड करूँगी ये टोटल इसके मीनिंग को चेंज कर देगा। इसका मतलब हो जाएगा री राइट, विच मीन टू राइट अगेन। इसका मतलब है कि दोबारा लिखना। ये है प्रीफिक्स। आगे देखिएगा, स्फिक्स, हमारे रूट, बेस वर्ड या अफेक्स से के बाद में जो वर्ड आएगा उसको हम स्फिक्स बोलेंगे। इसकी डेफिनेशन देखिएगा, अ स्फिक्स इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर। स्फिक्स अल्फाज का ऐसा लेटर का ऐसा ग्रुप होता है एडेड टू द एंड ऑफ द वर्ड, जो कि हमारे बेस वर्ड के आखिर में आता है, एंड चेंज इट्स फॉर्म एंड मीनिंग, और उसके फॉर्म और मीनिंग को चेंज कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, द स्फिक्स ER एडेड टू टीच। देखिए, टीच पढ़ाना, अगर हम इसके साथ टीचर करेंगे विच मीन समवन हु टीच टू, कि कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पढ़ा रहा है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको बहुत दफ़ा पहले भी रिपीट करवाई गई हैं, तो आई थिंक इसमें आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। अब हम आते हैं ग्रामर की तरफ। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ इन्होंने दी है 6 से ऑनवर्ड, बल्कि हमारे जैसे ही बच्चों को हम इंग्लिश की तरफ लाते हैं तो हम ग्रामर में नाउन प्रोनाउन की तरफ आते हैं। पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास 8 हैं, जिनकी मैंने वीडियो अपने चैनल पे अपलोड की हुई है। आपने इन डिटेल उनको देखना हो तो देख सकती हैं, अदरवाइज़ मैं आपको शॉर्ट इसको करवा दूँगी कि हमारा नाउन, ये उन्होंने लिखा है, नाउन इज़ अ वर्ड दैट नेम अ पर्सन, प्लेस और थिंग, या जैसे हमने बच्चों को स्टार्ट में करवाते हुए, लेकिन मेरे हिसाब से एवरीथिंग अराउंड अस इज़ अ नाउन। हमारे आसपास हर वो चीज़ जो मौजूद है उसे हम नाउन बोलेंगे। जैसे पर्सन में टीचर है, नदीम साइंटिस्ट है, प्लेस सिटी, लाइब्रेरी, पेरिस, थिंग, बुक, कार, एप्पल, ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, जिसमें मुख्तलिफ इसकी कैटेगरी आ जाएंगी, नाउन की, प्रॉपर नाउन, कॉमन नाउन, इसके टाइप्स हैं जो आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएंगे। अब दूसरा पार्ट ऑफ स्पीच हमारे पास आता है प्रोनाउन।
प्रोनाउन इज़ अ वर्ड दैट टेक द प्लेस ऑफ नाउन, जो नाउन से पहले आता है या नाउन की जगह ले लेता है, हम उसको प्रोनाउन कहेंगे। उसकी टाइप्स हैं, पर्सनल प्रोनाउन है, पोजेसिव प्रोनाउन है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, और आ जाता है इंटोग्रेटिव प्रोनाउन, और उसके बाद आता है रिलेटिव प्रोनाउन। ये सारी चीज़ें 8 तक हम बच्चों को बहुत अच्छे से करवा देते हैं ताकि उनकी बेस बन जाए और वो नेक्स्ट इसको कैरी कर सकें। शी इज़ गोइंग टू मार्केट, दिस बुक इज़ माइन, पोजेसिव प्रोनाउन हो गया। डू योर होमवर्क योर सेल्फ, ये देखिएगा कि योर सेल्फ हमारे पास कौन सा आ जाएगा, ये हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। और शी हमारे पास आ जाएगा पर्सनल प्रोनाउन, शी पर्सनल प्रोनाउन है, माइन पोजेसिव प्रोनाउन है, और ये आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जिसमें सेल्फ और सेल्व्स आ जाता है। अब उसके बाद थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच आता है वर्ब। वर्ब इज़ अ वर्ड दैट एक्सप्रेस एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग, या जो चीज़ भी हम सोचते हैं। वर्ब को पहले जब भी डिफ़ाइन करते थे तो हम इसको फिज़िकल काम से रिलेटेड करते थे कि हर वो काम जो हम जिसमें हम फिज़िकली हम मूव करते हैं या एक्टिव होते हैं वो वर्ब होता है। अब उसकी डेफिनेशन ये होगी कि जो चीज़ हम सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, हंस रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे रहा है, वो भी आपका वर्ब में ही आएगा। उसमें एक्शन वर्ब आ जाता है रन, जंप, राइट, सिंग, और लिंकिंग वर्ब आ जाता है, और हेल्पिंग वर्ब है। या बुक में देखिएगा आपको आसानी होगी समझने में। हेल्पिंग वर्ब में हैज़, हैव, हैड जो हम टेंसेज में यूज़ करते हैं वो ये भी हमारे लिंकिंग वर्ब ही है। सेंटेंस शी रन्स एवरी मॉर्निंग, यहाँ पे रन्स एस लग गया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ही इज़ अ टैलेंटेड टीचर, दे हैव फिनिश्ड देयर होमवर्क। अब आता है एडजेक्टिव, हमारा फोर्थ पार्ट ऑफ स्पीच। एन एडजेक्टिव इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब और मॉडिफाई अ नाउन और अ प्रोनाउन, जो कि हम डिस्क्राइब भी करता है, मॉडिफाई भी करता है नाउन और प्रोनाउन को। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव है, इसकी डिटेल वीडियो मैंने अपने चैनल पे अपलोड की है, आप उसको देख सकते हैं, जिसमें किसी चीज़ की क्वालिटी बताई जाए। हैप्पी, ब्लू, टॉल, डिफ़िकल्ट। क्वान्टिटेटिव जिसमें कोई मिकदार बताई जाए, सम, मैनी, फ्यू, सेवरल। उसके बाद आता है डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, दिस, दैट, दीज, दोज। पोजेसिव एडजेक्टिव है माई, योर, हिज, हर, इट्स, आवर और देयर। सेंटेंसेस देखिएगा, शी वोर अ ब्लू ड्रेस, देखिए ड्रेस उसने वेयर किया है, ब्लू उसकी एडजेक्टिव है, उसकी क्वालिटी है। दे हैव मैनी फ्रेंड्स, ये हमारे पास आ गया है क्वांटिटेटिव। दिस केक इज़ डिलीशियस, ये यानी केक मज़ेदार है, ये भी इसकी क्वालिटी आ गया। उसके बाद हमारे पास आता है एडवर्ब। एन एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट modify a verb, an adjective or another adverb. Adverb usually explain how, when, where and what to extent. How देखिए adverb of manner है, ये आप 9th और 10th में एडवर्ब की जितनी भी टाइप्स हैं ये आपके ऑब्जेक्टिव के पेपर में आती हैं। 110% ये गेस है, इसको जहन में रखिएगा। एडवर्ब और एडजेक्टिव की ये जितनी भी है ना टाइप्स, ये आएंगी। हाउ, क्विकली, स्लोली, हैप्पीली, व्हेन, नाउ, देन, सून, यस्टरडे। फिर इसके बाद आता है वेयर, हियर, देयर, एवरीवेयर, टू व्हाट एक्सटेंट, वेरी, क्वाइट, ऑलमोस्ट और टू। सेंटेंसेस देखिएगा, शी रिसाइट ब्यूटीफुली, वी विल हैव सून, ही रैन वेरी क्विकली। ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, इसलिए यहाँ पे ना कंसीडर कीजिएगा। फिर इसके बाद आता है प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन इज़ द पोजिशनिंग वर्ड, वो रिलेशन बताता है हमारा नाउन का या प्रोनाउन का किसी अदर वर्ड से। देखिएगा इन, ऑन, एट, जैसे आई सिट, ही सिट इन द चेयर। अब इन है, उसने एक प्रोनाउन का और जो ऑब्जेक्ट है आपका उसका रिलेशन बना दिया है, इसलिए हम इसको देखेंगे कि पोजिशनिंग वर्ड है, किसी की पोजिशन को शो करता है। द कैट इज़ अंडर द टेबल, अंडर द टेबल है। शी वॉकड थ्रू द पार्क, ही सैट अमंग हिज फ्रेंड। ठीक है, तो ये हमारा पोजिशनिंग वर्ड है। कंजक्शन इज़ अ ज्वाइनिंग वर्ड, सिंपल डेफिनेशन है। कंजक्शन इज़ अ वर्ड दैट कनेक्ट वर्ड, फ्रेजेस और क्लॉजेस, जो को कनेक्ट करता है, जोड़ता है वर्ड्स को, फ्रेजेस को और क्लॉजेस को। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है, इस पे हम डिटेल बात करेंगे आपके नेक्स्ट चैप्टर में। ये भी आपके ऑब्जेक्टिव में कंजक्शन की टाइप जैसे कोऑर्डिनेटिंग है, सबऑर्डिनेटिंग है, कोरिलेटिव कंजक्शन है, ये आती हैं। और कंजक्शन की तीनों टाइप्स भी मेरी एक डिटेल्ड वीडियो है, जैसे ही हम इसको आगे पढ़ेंगे बुक को तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस करते जाएंगे। सेंटेंसेस हैं, आई वॉन्ट टू गो टू द पार्टी बट आई हैव टू फिनिश माई वर्क, ये सारी इसकी एग्जाम्पल आई हुई हैं। इंटरजेक्शन, सडन फीलिंग के लिए हम इंटरजेक्शन यूज़ करते हैं। एंड इंटरजेक्शन इज़ अ वर्ड और अ फ्रेज दैट एक्सप्रेसेस स्ट्रॉन्ग इमोशन और सरप्राइज। सून आफ्टर द इंटरजेक्शन द सेंटेंस स्टार्ट विद कैपिटल लेटर, वाओ, ओ, आउच, हुर्रे, आ, हे, ये वर्ड है। ये एक्सप्लेनेशन मार्क है जिसको मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को समझाया भी है, तो अब दोबारा भी मैं बता दूं कि वाओ यानी कि हमारी जो भी फीलिंग उसके फ़ौरन बाद एक्सप्लेनेशन मार्क आ जाएगा। दैट वाज एन अमेजिंग परफॉर्मेंस, आउच
दैट हर्ट मी लास्ट, वी हैव लॉस्ट द मैच। अब ये थे हमारे पार्ट ऑफ स्पीच और आज के लेक्चर में यही चीज़ें थी जो करवाने वाली। कल इंशाल्लाह, अच्छा डियर स्टूडेंट्स, इसके आपको जितना मैंने आज 4 पैराग्राफ पढ़ाए हैं, इससे रिलेटेड 2 क्वेश्चन थे। ये क्वेश्चन नंबर 1, हाउ माइट द जोग्राफिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ मक्का मुकरमा इन्फ्लुएंस द रीडर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट्स हिस्टोरिकल एंड कल्चरल इंपॉर्टेंस। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डज द एम्फसाइज ऑन द अरब्स मेमोरीज, क्या असर था अरब की मेमोरी का, लिक्वेंस और उनकी लिक्वेंस कैसी थी, सजेस्ट अबाउट देयर कल्चर बिफोर इस्लाम, इस्लाम से पहले उनका कल्चर हमें क्या बताता है, उनकी लिक्वेंस, उनकी मेमोरी के बारे में। इन दोनों के शॉर्ट और कम्प्रीहेंसिव आंसर मैंने शॉर्ट में आप लोगों के लिए रखे हैं, उसको आप देख लीजिएगा। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि पूरे चैप्टर को मैंने 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है। डेली के 2-2 क्वेश्चन होंगे आपके और ग्रामर को हम टच करते जाएंगे। इंशाल्लाह 4 डेज़ में हम अपना फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड जितना मैंने आपको लेक्चर दिया है कोई भी इशू हो तो आप मुझसे लेक्चर में ही, आप जब वीडियो देखेंगे मुझसे बात कर सकते हैं। नेक्स्ट चैप्टर लेक्चर के साथ हाज़िर होंगी इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।